गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा? गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है भाई? एंड थैंक यू फॉर दिस वेरी वेरी स्वीट सरप्राइज, रियली मेड माय डे। एंड भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस, मीन्स अ लॉट। एंड बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है आज, तो आई वाज टोटली सरप्राइज व्हेन आई एंटर्ड द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग समनोहर, गुड मॉर्निंग कीर्ति। आइए जी फटाफट से प्लीज सेटल डाउन, करते हैं फिर क्लास स्टार्ट। आज हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, आई नो, मेरे को पहले ही इंस्ट्रक्शन आप सबसे मिल चुके हैं कि सर क्लास थोड़ी सी जल्दी रैप अप करनी है ताकि आपके टीचर्स डे की सेलिब्रेशन हो पाए। गुड मॉर्निंग चारवी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ना पढ़ाओ, ये कोई बात नहीं है। आज ना पढ़ाओ, बताओ। आप टीचर्स डे की सेलिब्रेशन कर रहे हो तो थोड़ा तो पढ़ाना बनता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग मनदीप, गुड मॉर्निंग श्वेता, गुड मॉर्निंग निखिल। आइए जी फटाफट से प्लीज सेटल डाउन, करते हैं फिर क्लास स्टार्ट। श्वेता, यहाँ पर पूरी क्लास डेकोरेटेड है तो वैसा स्वागत हुआ एकदम। गुड मॉर्निंग अजीत। क्या सीन है विजेंद्र सर और रोहित सर का कब तक आने का है? 9:30 बजे? तो उनको वेट करना पड़ेगा फिर ऐसे क्लास खत्म होने का? अच्छा लगेगा यार। आज क्या करा दे? हाँ रिवीजन करेंगे बिल्कुल, तो मेरा वादा था कि आपको रिवीजन करानी है, तो रिवीजन ही आज की क्लास में शुरू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग अजीत, अमन, श्रेयांश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी सॉरी, कुछ कह रहे थे? सॉरी, वादे तोड़ दूं? नहीं नहीं, बार बार तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं सही ना। वेरी गुड मॉर्निंग कार्तिक, एकदम बढ़िया कार्तिक, थैंक यू फॉर आस्किंग। सर हम कैसे देख सकते हैं? कीर्ति मैं फोटोज वगैरह अपलोड कर दूंगा, मैंने 1-2 फोटोज अपने लिए ले लिए अपनी मेमोरीज के लिए, तो आई अपलोड दैट ऑन इंस्टा, यूट्यूब वगैरह पर, वहां से आप देख लेना। अभी अमन वो पॉसिबल नहीं है, चलो कोशिश करेंगे, एक बार क्लास चलाते हैं टुवर्ड्स द एंड, अगर वो संभव हो बिल्कुल आपको शो करेंगे। चलो कार्तिक, डन डन डन। अभी के लिए आते हैं बेटा फटाफट से आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोगों ने अगर अपने सिलेबस की बात करें तो टोटल 6 चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। जब हमने इनिशियल 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, दोस बार चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3, उसकी हमने एक बुलेट रिवीजन करी थी जहां पर बहुत फास्ट पेस पर उन चैप्टर्स को हमने रिवाइज किया था। अब जो अगले 3 चैप्टर हमने कवर किए हैं, 2000 चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, तो उन तीनों की भी एक बड़ी स्पीडी बेसिस पर आज हम रिवीजन करेंगे ताकि वो सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट कंपाइल हो जाए, ताकि अब जब सिलेबस में आगे बढ़े पुराने वाले टॉपिक्स पर थोड़ी सी ग्रिप रहे। तो रिसेंटली अभी हमने चैप्टर नंबर 4 फिनिश किया है, उसकी बुलेट रिवीजन करते हैं स्टार्ट। थोड़ा जो चैप्टर नंबर 4 आपका आया था, वो चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 43 से, एंड वो गया था आपका सेक्शन 72 तक। तो 43 से लेकर 72 आपका ये चैप्टर आया था। करते हैं इस चैप्टर की रिवीजन को स्टार्ट। सबसे पहले यहां पर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 43, किस चीज का था? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। और किसी भी कंपनी में शेयर कैपिटल 2 प्रकार की होती है, या तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस। इक्विटी कैपिटल एक ऐसी कैपिटल को माना गया जो प्रेफरेंस नहीं होती, और प्रेफरेंस कैपिटल एक ऐसी कैपिटल को माना गया जिसके पास 2 प्रेफरेंस होती है, पहले किस चीज की, और इसका जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स रेट पर पे किया जाएगा, और दूसरी प्रेफरेंस बाइंडिंग अप पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की इक्विटी वाले से पहले प्रेफरेंस वाले का पैसा लौटाया जाएगा, और अगर उसका कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इन्वॉल्व था उसके लिए उसके पास प्रेफरेंशियल राइट हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस वाले को अगर आप चाहें तो पार्टिसिपेटरी भी बना सकते हैं। पार्टिसिपेटरी बनाने का मतलब कि अपना डिविडेंड लेने के बाद इक्विटी वाले के साथ वो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर पाएगा, और बाइंडिंग अप पर प्रेफरेंस कैपिटल और इक्विटी कैपिटल दोनों जब पे हो जाएगी, अगर उसके बाद कुछ सरप्लस एसेट बचता है, वैसे तो उस पर सारा अधिकार इक्विटी का होता है, पर आप प्रेफरेंस वाले को भी पार्टिसिपेट करने का राइट दे सकते हैं, तब जाकर के वो पार्टिसिपेटरी कहलाएगा। अगली बात हमने जानी, जो इक्विटी कैपिटल होती है वो भी 2 प्रकार की हो सकती है, या तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर या विद डीवीआर। पर क्या नॉर्मल को डीवीआर में कन्वर्ट करना है, डीवीआर को नॉर्मल में कन्वर्ट करना अलाउड होगा? वो आपको अलाउड नहीं है। प्राइवेट कंपनी अगर चाहे मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखकर इस सेक्शन की बातों से एग्जम्प्ट हो सकती है। और फाइनली अगर कंपनी आपको डीवीआर वाला शेयर इशू करना है, रूल 4 की कुछ कंडीशन आई थी, एक निमोनिक हमने बनाया था, ओ से ओआर, ए से आर्टिकल्स में पार होनी चाहिए, और मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए? 74%। अगली बात जी, 3 साल से 3 चीजों का डिफॉल्ट ना हुआ। किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, या 3 साल से कंपनी पेनलाइज नहीं हो इन वाले कानूनों में। कौन से कानून? आरबीआई, सेबी, एससीआरए, फेमा या एनी अदर स्पेशल एक्ट। 5 साल से डिफॉल्ट ना हुआ। किस चीज का? प्रेफरेंस डिविडेंड, टर्म लोन, एम्प्लॉई स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड आईपीएफ का। एंड सब्सिस्टेंट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किस चीज का? जीडीपी का। फिर सेक्शन 44 आपका आ गया था, नेचर, दैट शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन दी मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल। 45 आपका आ गया था नंबरिंग का, कि जी हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, पर ये वाली बात आपके डीमेट शेयर पर अप्लाई नहीं करती। फिर 46 आपका आ गया था शेयर सर्टिफिकेट। जब भी कंपनियां फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, उस पर या तो कंपनी की कॉमन सील लगा देना, वरना कितने डायरेक्टर के साइन? 2, वरना एक डायरेक्टर और सीएस का साइन आप करा सकते हैं। पर अगर आप ओपीसी है, सीएस की जगह कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन भी साइन करेगा, काम चल जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट कैसा एविडेंस होता है? कंक्लूसिव या प्राइमा फेसी? और अगर किसी शेयर होल्डर का फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट गुम जाए, कंपनी से डुप्लीकेट आप डिमांड कर सकते हैं, जिसके लिए कंपनी कितना रुपया चार्ज करेगी? 50 रुपए पर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट। अगर लिस्टेड कंपनी कितने दिन में इशू करेगी? 45 डेज। अनलिस्टेड कंपनी है तो 3 मंथ्स। और जो ब्लैंक आपके शेयर फॉर्म्स होते हैं, उनको कितने टाइम तक संभाल कर रखना होगा? 30 साल। जो आपके पुराने वाले सरेंडर होते हैं 3 साल के लिए, पर बाई चांस डिस्प्यूट का केस है तो परमानेंटली। फिर 47 आपका आ गया था वोटिंग राइट। इक्विटी वाले को कंपनी में हर रेजोल्यूशन पर वोट डालने का अधिकार मिलेगा, और पोल पर उसका वोटिंग राइट पेड अप वैल्यू की प्रोपोर्शन में देखा जाएगा। प्रेफरेंस वाले के पास अमूमन तो वोटिंग राइट नहीं होता, पर कितने केसेस में होता है? 4। पहला कौन सा? एनी रेजोल्यूशन
डायरेक्टली अफेक्टिंग इज राइट। दूसरा रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप, तीसरा रिजोल्यूशन फॉर कैपिटल रिडक्शन, एंड चौथा अगर आपने प्रेफरेंस वाले का कितने साल का डिविडेंड पे नहीं किया 2 साल, फिर हर रेजोल्यूशन पर वोट कास्ट करेगा। और जब भी इक्विटी और प्रेफरेंस मिलकर के वोटिंग करेंगे, उनके जो वोटिंग राइट स्प्लिट होंगे नंबर ऑफ शेयर या पेड अप वैल्यू के रेशियो में। पेड अप वैल्यू के रेशियो में प्राइवेट कंपनी चाहे तो मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखकर इस सेक्शन की बातों से भी एग्जम्प्ट हो सकती है। और निधि कंपनी में एक मेंबर का वोटिंग राइट मैक्सिमम कितने परसेंट पर कैप होता है 5% इन केस ऑफ पोल। फिर 48 हमने पढ़ा था किसी का वेरिएशन। तो जी आज अगर आप किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट को वेरी करना चाहते हैं, उसके लिए या तो उस क्लास का रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा उतने मेंबर का जिनके पास उस क्लास के कितने शेयर्स है 3/4 इश्यू शेयर्स ऑफ दैट क्लास, या उनकी क्लास मीटिंग बुलाकर क्या पास कराएंगे। और अगर एक क्लास के राइट वेरी करने की वजह से कोई दूसरा क्लास इंपैक्ट हुआ, उसका भी सिमिलर तरीके से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगली बात यहां पर हमने जानी, अगर यहां पर वेरिएशन करना है पावर कहां पर होनी चाहिए मेमोरेंडम या आर्टिकल में, और अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल में पावर ना हो तो टर्म्स ऑफ द इशू से वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। और अगर मेजॉरिटी वेरिएशन कर देता है, क्या माइनॉरिटी के पास कहीं अपील फाइल करने का राइट है? माइनॉरिटी के पास शेयर कितने होने चाहिए? इनिशियली वेरिएशन के फेयर में वोटिंग ना करियो, और अपील कहां फाइल करनी पड़ेगी? एनसीएलटी के पास। कितने दिन के अंदर? 21 दिन में। फिर जो भी एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा फाइनल होगा, उसकी कॉपी भी आप आरओसी के पास करेंगे फाइल। फिर 49 किस चीज का गया था? कॉल। तो कंपनी जब भी आप कॉल मनी मंगाएंगे, एक टाइप ऑफ शेयर्स पर आपको यूनिफॉर्मली वो कॉल मनी मंगवाना पड़ेगा, पर अगर सेम टाइप के शेयर पर डिफरेंट अमाउंट पेड अप है, इस सेक्शन के पर्पस के लिए उसे डिफरेंट क्लास का मान लिया जाएगा। 50 ने क्या कहा फिर? अगर आर्टिकल्स परमिट करे तो कंपनी क्या एक्सेप्ट कर सकती है, पर क्या उस पर कभी भी वोटिंग राइट मिलेगा? नहीं। और अगर आर्टिकल परमिट करे, डिविडेंड किस प्रोपोर्शन में पे हो सकता है? पेड अप वैल्यू। फिर 52 आपका आ गया था प्रीमियम। प्रीमियम के क्या क्या यूजेस हैं, इसके लिए निमोनिक बनाया था दे भाई प्रीमियम। डी से क्या बना था? डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। बी से बोनस इश्यू एंड बायबैक, एंड पी से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इन खर्चों के लिए ही प्रीमियम का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। एंड 52 अगर प्रीमियम का था, 53 किस चीज का आया था? डिस्काउंट। और आज के दिन में किसी भी कंपनी को डिस्काउंट पर शेयर इशू करना अलाउड नहीं होगा। अगर आपने किया तो वो होगा वॉइड। सारा पैसा कितने टके ब्याज के साथ? 12% ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा, और साथ में 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी आप पर लग जाएगी। पर डिस्काउंट पर शेयर 2 केसेस में इशू हो सकता है। पहला स्वेट इक्विटी शेयर, और दूसरा अगर आपने किसी क्रेडिटर के डेट को कन्वर्ट किया है इनटू इक्विटी परसेंट वैनी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान या फिर डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम ऑफ आरबीआई, उसके तहत आप ये काम कर पाएंगे। 54 किस चीज का आ गया? स्वेट इक्विटी शेयर और दोज इक्विटी शेयर विच आर इश्यूड टू employees or director at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how, making available the rights in the nature of IPR या value addition by whatever name called। अगली बात, स्वेट इक्विटी शेयर अगर आपको इशू करना है, कुछ कंडीशन आई थी। स्वेट इक्विटी शेयर SES, S से क्या बना था? E से एक्सप्लेन इन रिजोल्यूशन, और सेबी की बातें मानेंगे अगर लिस्टेड है, और रूल्स की बातें मानेंगे अगर अनलिस्टेड है। तो यहां पर एक रूल नंबर 8 आया था स्वेट इक्विटी के लिए। सबसे पहले एम्प्लॉय का मतलब बताया गया। एम्प्लॉय में परमानेंट एम्प्लॉय आएगा, डायरेक्टर भी आएगा, होल्डिंग सब्सिडियरी का एम्प्लॉय डायरेक्टर भी कवर्ड है। जो आप एसआर पास करोगे उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 12 महीने। और किसी भी एक साल में मैक्सिमम स्वेट इक्विटी कितना इशू पाएगा? 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल या 5 करोड़ विच एवरेज हायर। पर टोटल मिलाकर स्वेट इक्विटी कभी भी कितने से ज्यादा नहीं होगा? 25। पर अगर आप स्टार्टअप हो तो 50% तक इशू कर पाओगे। कितने साल तक? 10 साल। और लॉक इन कितना लगेगा? 3 साल का। इसके बाद 55 किस चीज का आ गया? प्रेफरेंस शेयर। तो जी आज के दिन में प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करना है, इररिडीमेबल तो हो ही नहीं सकता। रिडीमेबल का भी मैक्सिमम टेन्योर 20 साल। पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो 30 साल तक के इशू कर पाओगे। पर 21st ईयर ऑनवर्ड हर साल मिनिमम 10% को आपको रिडम्पशन ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। आर्टिकल्स में पावर चेक कर लेना, एसआर पास कर लेना, पुराने प्रेफरेंस का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और जब प्रेफरेंस को रिडीम करने का समय आएगा, क्या पार्टली पेड अप को रिडीम कर पाएंगे? नहीं जी, पहले फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। और रिडीम करने के 2 सोर्सेस थे, कौन कौन से? या तो आउट ऑफ प्रॉफिट या नया शेयर इशू करके। बेटा नया शेयर कौन सा हो सकता है? इक्विटी प्रेफरेंस कोई भी। और अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर रहे हो तो नॉमिनल वैल्यू के बराबर क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर, जिसका लॉ में सिर्फ एक ही यूज परमिटेड है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। और बाई चांस प्रीमियम पर अगर रिडीम किया, प्रीमियम के खर्चे को कहां से राइट ऑफ कर सकते हो? फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगली बात, अगर प्रेफरेंस को रिडीम करने का समय आ गया पर आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या करोगे? नया शेयर इशू कर देना, पुराने वाले को रिडीम मान लिया जाएगा। पर ऐसा करने के लिए कितने परसेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा? 75%। एंड साथ में अप्रूवल किसका लगेगा? एनसीएलटी। 56 फिर हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ द शेयर का। तो जी आज के दिन में अगर आपको फिजिकल शेयर ट्रांसफर करना है, तो फिजिकल शेयर के साथ साथ आपको क्या बनानी पड़ेगी? शेयर ट्रांसफर डीड, जिसको ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूट करते ही कितने दिन में आपको कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा? 60 दिन में। पर अगर एक केस देखें, अगर किसी के पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, अभी लेटर ऑफ अलॉटमेंट है, क्या लेटर ऑफ अलॉटमेंट के आधार पर भी ट्रांसफर हो जाएगा? हो जाएगा। आज अगर ट्रांसफर डीड गुम जाए तब भी क्या कंपनी ट्रांसफर कर सकती है? बिल्कुल। पर उस केस में कंपनी क्या डिमांड करेगी? इंडेमनिटी। अगली बात, अगर आप पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफर करते हो तो यहां पर कंपनी सीधे ट्रांसफर करने से पहले ट्रांसफरी को कितने दिन का नोटिस देगी? 14 डेज का। और लास्टली, जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके पास 2 अधिकार होते हैं कि जैसे किसी की डेथ होगी उसके पास शेयर आएगा तो वो अपने नाम में शेयर ट्रांसफर करा सकता है, वरना क्या डायरेक्टली थर्ड पार्टी को भी बेच पाएगा। और जी जो ऑटोमेटिकली शेयर किसी के पास बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आता है उसे ट्रांसफर बोलते हैं, ट्रांसमिशन। अगली बात जी, जब भी हम ट्रांसफर करवाने जाते हैं ऐसे केस में कंपनी को 1 महीने का समय मिलता है ट्रांसफर करने के लिए। पर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस समय कंपनी को शेयर भेजने के लिए कितना टाइम मिलता था? 2 महीने। अगर शेयर का अलॉटमेंट होता है तो कितना टाइम मिलता है? 2 मंथ्स। और अगर डिबेंचर का अलॉटमेंट होता है कितना टाइम मिलता है? 6 मंथ्स। इसके बाद 57 आपका आ गया था इंपर्सनेशन, कि किसी का शेयर अगर आप हथियाने की कोशिश करोगे तो ये पनिशमेंट आपको फेस करनी पड़ेगी। 58 आपका आ गया था रिफ्यूजल ऑन द ट्रांसफर,
तो आज अगर हम कोई फिजिकल शेयर कंपनी के पास ट्रांसफर करवाने जा रहे हैं तो क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल होता है? बिल्कुल होता है, पर सब्जेक्ट टू दी रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन दी आर्टिकल। तो आप प्राइवेट कंपनी के पास गए, कायदे से 1 महीने में या तो शेयर ट्रांसफर होना चाहिए, वरना कंपनी को क्या भेजना चाहिए? नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। अगर कंपनी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेज दे तो एज अ ट्रांसफरी आप किसके पास अपील फाइल कर पाओगे? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी या तो अपील डिसमिस करेगा या अलाउ करके कहेगा कि 10 दिन में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और ऐसे केस में जो भी डैमेजेस है वो पे करेंगे। पर अपील फाइल कितने दिन में होगी? 30 दिन। पर अगर कोई नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया ही नहीं तो कितने दिन में? 60 दिन। पर 60 दिन काउंट कहां से करेंगे? जिस दिन आप ट्रांसफर कराने गए थे। पर पब्लिक कंपनी के केस में ये दोनों ही टाइमलाइन कितनी हो जाएगी? 60 और 90 दिन। फिर सेक्शन 59 आपका आ गया था रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो अगर कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसी का नाम नहीं लिख रही या गलत तरीके से एंटर करती है, नाम लिखने में आनाकानी कर रही है, तो ऐसे केस में आप एनसीएलटी को अप्रोच करिए। एनसीएलटी या तो आपकी अपील डिसमिस कर देगा या अपील अलाउ करके वही कंपनी को 10 दिन में कहेगा रजिस्टर मेंबर रेक्टिफाई करने के लिए। 60 किस चीज का था? पब्लिकेशन। जहां भी आप ऑथराइज कैपिटल पब्लिश करोगे साथ में सब्सक्राइब्ड और पेड अप भी पब्लिश करिएगा। थोड़ा सा माइक की वॉल्यूम बढ़ाना प्लीज। अगला आया था सेक्शन 61। ये किस चीज का था? ऑल्टरेशन ऑफ। तो जी कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करना बड़ा आसान होता है। कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करने के लिए रिजोल्यूशन कौन सा लगेगा? ओआर। साथ में पावर का होनी चाहिए आर्टिकल में। और कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करने के कितने तरीके थे? 5। पहला, अगर कोई कंपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना चाहती है। 5वां, अगर ऑथराइज कैपिटल डिमिनिश करना चाहते हैं अनसब्सक्राइब्ड अमाउंट से। दूसरा कौन सा आ गया था? कंसोलिडेशन। चौथा कौन सा आया था? सब डिवीजन। और तीसरा कौन सा आया था? फुल्ली पेड अप शेयर को कन्वर्ट कर देना स्टॉक में, या स्टॉक को रिकन्वर्ट कर देना फुल्ली पेड अप शेयर में। फिर 62(1)(a) किस चीज का आया? तो जब भी कंपनी आप नया शेयर इशू करोगे, उन शेयर को खरीदने का पहला मौका एग्जिस्टिंग इक्विटी वालों को प्रोपोर्शनेटली आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक लेटर ऑफ ऑफर भेजना जो राइट इशू ओपन होने से कितने दिन पहले डिस्पैच होना चाहिए? 3 दिन पहले। राइट इशू मिनिमम कितने दिन के लिए ओपन होगा? 7 दिन। मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 30 दिन। पर प्राइवेट कंपनी कितने मेंबर के अप्रूवल के साथ टाइमलाइन को घटा सकती है? 90% मेंबर के अप्रूवल के साथ ये वाला काम हो पाएगा। और जैसे ही लेटर ऑफ ऑफर भेजा, या तो शेयर होल्डर खुद शेयर खरीदेगा, वरना क्या किसी के फेयर में रिनाउंस भी कर सकता है? पर रिनाउंस करने की पावर इज सब्जेक्ट टू दी आर्टिकल। पर ना तो खुद शेयर खरीदा, ना किसी के फेयर में रिनाउंस किया, तो उसके शेयर्स का क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिसाइड। अगली बात, अगर कभी भी कन्वर्टेबल लोन के जरिए पैसा रेज करना है, कंपनी पहले से ही एसआर पास करना। पर एक ऐसा केस था जहां पर लोन ओरिजिनली नॉन कन्वर्टेबल है, फिर भी जबरदस्ती ऑर्डर पास करके कन्वर्ट हो जाएगा। किसका डेट? गवर्नमेंट डेट। और ऐसा करते समय गवर्नमेंट को जो भी ठीक लगे वैसा ऑर्डर पास करेंगे। पर अगर कंपनी गवर्नमेंट के ऑर्डर से खुश नहीं है, किसके पास अपील फाइल करेंगे? एनसीएलटी के पास। कितने दिन में? 60 दिन में। और अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर आया पर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल एग्जॉस्टेड थी, तो क्या उसको भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज मान लिया जाएगा? बिल्कुल। इसके बाद 62(1)(b) किस चीज का आ गया था? ईसॉप। ईसॉप इशू करने के लिए रिजोल्यूशन कौन सा लगेगा? एसआर। पर अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो ओआर। ईसॉप के लिए एम्प्लॉय का मतलब हमने जाना, निमोनी कंपनी बनाया था ईसॉप। तो जी ई से बना परमानेंट एम्प्लॉय। साथ में डायरेक्टर, पर कौन से डायरेक्टर को ईसॉप नहीं मिलेगा? इंडिपेंडेंट। सब्सिडरी होल्डिंग के भी एम्प्लॉय डायरेक्टर का बढ़ा है, बट अदर देन प्रमोटर या कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके पास ऑलरेडी कितना है? 10% से ज्यादा। पर ये प्रमोटर और डायरेक्टर वाली बात एक कंपनी पर अप्लाई नहीं करती। स्टार्टअप 10 साल के लिए, वो चाहे तो प्रमोटर को भी ईसॉप दे पाएगी। अगली बात, एक्सरसाइज प्राइस कितना रखना है? कंपनी आप देखना। शेयर पर कोई लॉक इन लगाना है नहीं, कंपनी आप देखना। पर जो वेस्टिंग पीरियड होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 साल। और जब तक शेयर नहीं मिल जाता, एम्प्लॉय हमसे डिविडेंड या वोटिंग राइट नहीं मांग सकता। 62(1)(c) किस चीज का आ गया? तो जब भी कंपनी आप नया शेयर इशू करते हो, उसे खरीदने का अगर आप पहला मौका किसी भी और इंसान को देते हो, उसे बोला जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ऐसा करने के लिए रिजोल्यूशन कौन सा लगेगा? एसआर। साथ में वैल्यूअर की रिपोर्ट भी लगेगी। साथ में चैप्टर 3 का कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा? 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का। और साथ में रूल्स की बातें भी आप मानोगे। 63 किस चीज का आ गया? तो जी बोनस इशू कहां से आ सकता है? सोर्सेज ऑफ बोनस इशू, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सीआरआर। रीवैल्यूएशन से कभी भी बोनस नहीं आएगा। और बोनस इशू लाने की कुछ कंडीशन होती है। निमोनी कंपनी बनाया था बोनस। बोनस के लिए पावर का होनी चाहिए? ओ से क्या बना था? ओआर। एन से नो डिफॉल्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट या फिर एम्प्लॉई स्टैट्यूटरी यूज, उन्हें करेंगे फुल्ली पेड अप एंड सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कंडीशन मात्र एक ही थी कि बोनस इशू डिक्लेयर करने के बाद क्या विड्रॉ कर पाएंगे? नहीं। और जब भी आपने कंपनी एक्ट में 3 काम किए, आरओसी को बस एक नोटिस देकर फॉर्म SS7 में आप बताएंगे। 65 आपके सिलेबस में नहीं था, तो उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 66 किस चीज का आ गया? कैपिटल रिडक्शन। तो जी कैपिटल रिडक्शन करने के लिए रिजोल्यूशन कौन सा लगेगा? एसआर। साथ में अप्रूवल किसका लगेगा? एनसीएलटी। एनसीएलटी अप्रूवल देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका देगा। और साथ में किसके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा? कैटर। और कैटर के इंटरेस्ट का ध्यान कैसे रखेगा? या तो उनकी कंसेंट ले लो, या उनको रीपे कर दो, या उनको कोई सिक्योरिटी दे दो। और सारी बातों का ध्यान रखने के बाद फाइनली एनसीएलटी आपका कैपिटल रिडक्शन अप्रूव करेगा। पर कैपिटल रिडक्शन एनसीएलटी का अप्रूव करने से काम नहीं चलेगा, उसकी कॉपी किसके पास फाइल होगी? तब जाकर के आपका कैपिटल रिडक्शन फाइनलाइज होता है। और लॉ मेकर ने कैपिटल रिडक्शन करने के 3 मेथड आपको सिखाए थे। पहला मेथड कौन सा था? अनपेड अमाउंट पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी को आपने क्या कर दिया था? या तो पूरा एक्सटिंग्विश, या क्या कर दिया था? रिड्यूस। या आपने कैपिटल को एडजस्ट कर दिया था किससे? लॉसेस से। या आपने एक्सेस कैपिटल को पे बैक कर दिया। और ऐसा करते समय आप फेस वैल्यू को सेम भी रख सकते हो, घटा सकते हो, या थोड़ा सा घटा सकते हो। दैट इज आइदर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी। आप ये दोनों काम यहां पर कर पाएंगे। एंड लॉ के अंदर कुछ ऐसे केसेस है जब कैपिटल रिडक्शन होता तो है, पर एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं लगता। पहला केस कौन सा? फॉरफीचर। दूसरा कौन सा? सरेंडर। तीसरा रिडम्पशन। एंड चौथा कौन सा गया था?
बायबैक। इसके बाद पढ़ा जी सेक्शन 67, इसने क्या कहा, किसी भी कंपनी को अपना शेयर खरीद के अपने पास एज एन इन्वेस्टमेंट रखना अलाउड नहीं है। और इसी सेक्शन ने एक दूसरी बात बोली, पर जो दूसरी बात बोली वो सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनी। और किसी भी पब्लिक कंपनी को किसी तीसरे इंसान को पैसा देकर अपना या होल्डिंग का शेयर खरीदवाना भी अलाउड नहीं होगा। पर इस बात की 3 एक्सेप्शन थी। पहला, अगर बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी को पैसा देती है, चलता है। दूसरा, अगर आपने किसी स्कीम के तहत पैसा दिया है, जो स्कीम अप्रूव थी एसआर से, पैसा दिया गया किसी ट्रस्ट को, जिससे ट्रस्ट आपका फुल्ली पेड अप शेयर खरीदेगा, किसके बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय, तो भी चलेगा। या आपने लोन किसको दिया है, एम्प्लॉय को, अदर देन डायरेक्टर या केएमपी। मैक्सिमम कितने महीने की सैलरी, जितना 6 महीने, और उससे एम्प्लॉय आपका फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने वाला है, तो ये भी यहां पर एक्सेप्शन में फॉल करेगा। फाइनली 68, 69, 70 किस चीज का आ गया था, बायबैक। तो जी बायबैक अगर आपको करना है, बायबैक करने के 2 सोर्स होते हैं, या तो आप बायबैक कर सकते हो कहां से, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगर आप फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से बायबैक करोगे, आपको क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर, जिसका लॉ में सिर्फ एक ही यूज परमिटेड, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। वरना बायबैक कहां से कर सकते हो, नया शेयर इशू करके। बस ध्यान रखना, इक्विटी के बायबैक के लिए क्या इक्विटी इशू पाएगा, वो चीज करना आपको अलाउड नहीं होता। अगला आई थी बायबैक की कंडीशन, वैसे तो बहुत सारी थी, पर सबसे मेन कंडीशन थी 3। पहली कंडीशन कौन सी थी, एक साल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक हो पाएगा, 25%। बायबैक पर पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व पर मैक्सिमम इंपैक्ट कितना पड़ेगा, 25%। एंड पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कितने से ज्यादा नहीं होगी, 2:1। पर एक कंपनी को 6:1 अलाउड था, किसको, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो, हाउसिंग फाइनेंस या एनबीएफसी के बिजनेस में। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए, और बायबैक करने के लिए आप एसआर पास करोगे। पर एक केस में आपका काम बोर्ड रेजोल्यूशन से चल जाता था काम, अगर बायबैक कितना किया, मात्र 10%। अगली बात, बायबैक करने से पहले शेयर्स को फुल्ली पेड बनाना। बायबैक जब आप करोगे, सेम टाइप का शेयर अगले 6 महीने तक दोबारा इशू नहीं कर पाओगे। पर इस बात की 2 एक्सेप्शन थी। पहला कौन सा, बोनस, या फिर अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन थी, कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह की, उस केस में आप नया शेयर इशू कर पाएंगे। बायबैक या तो आप सारे मेंबर से प्रोपोर्शनेटली कर लो, या ओपन मार्केट बायबैक कर दो, या एम्प्लॉय से भी आप बायबैक कर पाओगे। 2 बायबैक के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 1 साल का। और बायबैक जब आपने एसआर या बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, तो उसके कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 साल में। बायबैक करने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना होता है, जो कितने डायरेक्टर साइन करेंगे, 2, जिसमें से एक साइन किसका होना चाहिए, एमडी का, अगर कंपनी में एमडी अपॉइंटेड है। और उसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारी कंपनी आज भी सॉल्वेंट है और अगले 1 साल तक भी सॉल्वेंट रहेगी। और डिक्लेरेशन फाइल किसके पास होती है, आरओसी एंड सेबी के पास, अगर कंपनी ऑब्वियसली लिस्टेड है। जो भी बायबैक करोगे शेयर का, शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे कितने दिन में, 7 दिन में। लिस्टेड कंपनी बायबैक के लिए सेबी की बातें मानेगी, अनलिस्टेड कंपनी रूल्स की बातें मानेगी। साथ में बायबैक का एक रजिस्टर मेंटेन होगा, और आरओसी के पास एक रिटर्न फाइल होगी। और फाइनली सेक्शन 17 ने कहा, किसी भी कंपनी को अपना शेयर खरीदना खुद तो अलाउड है ही नहीं, आप अपनी सब्सिडरी या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से भी नहीं खरीद पाओगे। और अगर आपने कुछ चीजों का डिफॉल्ट किया है, ऐसे केस में बायबैक करना अलाउड नहीं होगा। इसके लिए निमोनिक हमने बनाया था 3DP प्लस टर्म लोन। तो अगर आपने इन चीजों का डिफॉल्ट किया हुआ है, तो आप बायबैक नहीं कर पाओगे। या फिर आपने एनुअल रिटर्न के सेक्शन, डिविडेंड के सेक्शन, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेक्शन का अगर डिफॉल्ट किया है, ऐसे केस में भी आपको बायबैक करना अलाउड नहीं होगा। फाइनली हम आ गए थे सेक्शन 71, बिकॉज 72 तो आपके सिलेबस में नहीं था, पर 71 जरूर था। 71 किस चीज का आ गया था, डिबेंचर का। तो जी आज के दिन में अगर आप डिबेंचर इशू करना चाहते हो और उसमें कन्वर्टेबल ऑप्शन देना चाहते हो, तो उसके लिए रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा, एसआर। क्या वोटिंग राइट वाला डिबेंचर कभी भी इशू हो सकता है, कभी भी नहीं। और अगर आप सिक्योर्ड डिबेंचर के जरिए पैसा रेज करना चाह रहे हो, 4 कंडीशन आई थी। पहली आई थी टेन्योर की, मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा, 10 साल। पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी हो तो 30 साल। ऑब्वियसली सिक्योर्ड है तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, पर चार्ज किसके फेवर में क्रिएट करेंगे, एक ट्रस्टी आपको अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। और टाइप ऑफ चार्ज कौन सा होता है, फिक्स चार्ज। पर एक केस में बिना एसेट पर चार्ज किए भी सिक्योर्ड डिबेंचर के जरिए पैसा रेज कर सकते हो, अगर आपके पैसे की गारंटी किसने ले रखी थी, सरकार ने। अगली बात, कंपनी अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो पब्लिक को या 500 से ज्यादा मेंबर को, तो ऐसे केस में भी ट्रस्टी आना मैंडेटरी है। और ट्रस्टी की यहां पर हमने पढ़ी थी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन। पहली डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी आई थी, अगर वो बेनिफिशियली शेयर होल्ड कर रहा है। अगला जी, आप प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी या एम्प्लॉय हो किसके, कैश के, या फिर आप प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी के क्या थे, रिलेटिव, या आपको कंपनी से कोई पैसा रिकवर करना था अपार्ट फ्रॉम योर रेम्युनरेशन, मतलब आप कंपनी के क्रेडिटर हो, या आप क्या थे, डेटर थे, या आपने गारंटी दे रखी थी डिबेंचर के पैसे के लिए, या आपका पेक्यूनियरी रिलेशन था आज या पिछले 2 साल में, कितने परसेंट का, 2%, या फिर 50 लाख का। और जी वैसे तो डीआरआई की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम कंपनीज में एग्जाम्प्ट हो चुकी है, पर अगर डीआरआर या डीआरआई बनाना पड़ा, डीआरआर मैक्सिमम कितना बनेगा, 10%, और डीआरआई कितना बनेगा, चैप्टर नंबर 4। हाँ जी, कोई डाउट यहां तक, चलिए जी। तो ये चैप्टर 4 आपका समाप्त हुआ। सिलेबस का वन ऑफ दी लेंथीएस्ट चैप्टर ये होता है, बट तरीके से पढ़ो तो रिवाइज करने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या पढ़ाया था, अगर वो पलट जाए तो आप ट्रांसफर करवा के किसी सही इंसान के नाम में इसको ट्रांसफर कर दोगे।
हाँ कर सकता है, पर मैं मान रहा हूँ ना कि अगर वो पलटेगा तो उससे पहले मैं ही ट्रांसफर करा दूंगा। विपिन भैया थोड़ी सी माइक की वॉल्यूम बढ़ा दो भाई प्लीज। जो मेरा सर्वेंट है, अगर वो कल को चला के दिखाता है और मैंने पहले से ब्लैंक ट्रांसफर साइन करा रखा होगा, तो उसके चला के दिखाने से पहले ही मैं फटाफट से किसी और के फेवर में ट्रांसफर करा दूंगा। बाकी रिस्क तो फिर भी है बेटा। मैं भोला से ब्लैंक ट्रांसफर साइन करा के अपने पास रखूंगा ना, उसके पास थोड़ी ना छोड़ूंगा। कैसे इतना तो दिमाग लगाओ नालायक। चलिए जी, तो बड़ा से चैप्टर नंबर 4 हमने पूरा किया। इसके बाद जो अगला चैप्टर हमने पढ़ा था दैट वाज चैप्टर नंबर 5। काफी आसान ये चैप्टर था, बस ट्रिकी था अगर आप इसको एक प्रॉपर अप्रोच के साथ ना पढ़ो। एंड चैप्टर किस चीज का गया था? डिपॉजिट। 73 से लेकर 76A ये इस चैप्टर की कवरेज थी। और इस चैप्टर को हमने एक अप्रोच के साथ स्टार्ट किया था। स्टेप वाइज हमने इस चैप्टर को समझने की कोशिश करी थी। सबसे पहला स्टेप 1 यहां पर क्या गया था? ये चैप्टर आपका अप्लाई करेगा सिर्फ कौन सी कंपनी पर? नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो अगर कोई बैंक या एनबीएफसी पैसा रेस करती है, ये चैप्टर उसको परेशान नहीं करता। तो ये तो आया था हमारा स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2 फिर क्या गया था? ये चैप्टर कब लगेगा? जब जिस रास्ते से आपने पैसा रेस किया वो रास्ता क्या बनेगा? डिपॉजिट। और डिपॉजिट का मतलब हमने जाना था एज पर रूल 2। डिपॉजिट का मीनिंग क्या आया था? कंपनी में आने वाला हर पैसा डिपॉजिट है, एक्सक्लूडिंग कितनी आइटम? 19। तो 19 आइटम्स की एक लिस्ट हमने याद करी थी, जिसमें सबसे पहला अगर इन इंस्टीट्यूशन से पैसा रेस करोगे डिपॉजिट नहीं है। सबसे पहला गवर्नमेंट, दूसरा फॉरेन से एज पर फेमा, तीसरा बैंक, चौथा पीएफआई एंड पांचवा कोई भी दूसरी कंपनी। या अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए पैसा रेस किया तो भी डिपॉजिट नहीं होगा, जिसमें सबसे पहला कौन सा गया था? कमर्शियल पेपर एटसेट्रा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज उनको आरबीआई गवर्न करता है। दूसरा सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटीज एज पर एक्ट। इसमें हमने क्या जाना? जब भी कंपनी एप्लीकेशन में रिसीव करोगे अलॉटमेंट कितने टाइम में होना चाहिए? 60 दिन में, वरना रिफंड कितने टाइम में? 15 दिन में। और अगर 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो फिर वो पैसा क्या बन जाएगा? डिपॉजिट। और कंपनी कह रही है रिफंड करने की जगह मैं बुक एंट्री से एडजस्टमेंट कर देती हूं, क्या चलेगा? नहीं जी, आपको रिफंड करना ही पड़ेगा। अगली बात, अगर आपने सिक्योर्ड बॉन्ड या डिबेंचर के जरिए पैसा रेस किया, पर ध्यान रखना उनको सिक्योरिटी कौन से एसेट की मिलनी चाहिए? टेंजिबल की। और जो सिक्योरिटी आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो वो या तो होना चाहिए फर्स्ट चार्ज, या कैसा चार्ज? पारी पासो चार्ज। या आप सीसीडी के जरिए पैसा रेस कर रहे हो जिसका मैक्सिमम टेन्योर कितना था? 10 साल। या आपने लिस्टेड अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए अगर पैसा रेस किया है, वो भी डिपॉजिट के दायरे से बाहर था। फिर आए थे कुछ अदर एक्सक्लूजन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट किसका गया था? निधि कंपनी। अगला पॉइंट किस चीज का गया था? चिट फंड। फिर आया था जी स्टार्टअप का, पर स्टार्टअप को एक सिंगल पर्सन से सिंगल ट्रांच में मिनिमम कितना पैसा रेस करना पड़ेगा? 25 लाख रुपए बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, जिसका टेन्योर मैक्सिमम होगा 10 साल, तब जाकर के वो डिपॉजिट के दायरे से बाहर है। एंड फाइनली अगर आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, एआईएफ, रीट्स, इनविट्स, म्यूचुअल फंड हो, जिनको सेबी रेगुलेट करता है, तो ये वाला चैप्टर आपको परेशान नहीं करेगा। फिर अगर कंपनी ने इन 3 लोगों से पैसा रेस किया था, डिपॉजिट नहीं था, जिसमें सबसे पहला कौन सा गया था? डायरेक्टर। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो क्या डायरेक्टर का रिलेटिव भी कवर्ड था? बिल्कुल। पर डायरेक्टर उसके रिलेटिव को एक डिक्लेरेशन देना होता था कि उन्होंने पैसा किससे नहीं लिया है? उधार पर नहीं लिया। अगला जी, अगर आपने पैसा किससे रेस किया है? अपने ही एम्प्लॉय से, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट के नेचर में, पर मैक्सिमम कितनी सैलरी जितना? 1 साल की सैलरी जितना। या लास्टली प्रमोटर या उसके रिलेटिव से आप पैसा रेस कर रहे हो, पर प्रमोटर ऐसे ही पैसा नहीं दे सकता। उसने पैसा किस वजह से दिया था? क्योंकि बैंक वगैरह ने कोई कंडीशन लगाई थी उस वजह से। और फ्यूचर में जैसे ही बैंक का पैसा रिपे करोगे, क्या प्रमोटर का पैसा भी रिपे करना पड़ेगा? बिल्कुल। एंड फाइनली एक पॉइंट यहां पर आया था ट्रेड एडवांस का। ट्रेड एडवांस में नॉर्मली गुड्स या सर्विसेज कितने टाइम में सप्लाई कर देना? 365 डेज। एंड लास्टली आया जी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट। अगर इन 19 रास्तों से पैसा आया है फिर तो वो डिपॉजिट ही नहीं है, चैप्टर में आगे जाने की जरूरत ही नहीं। पर अगर आपका केस 19 पॉइंट्स में फॉल नहीं किया, क्या फिर वो डिपॉजिट बन जाएगा? फिर स्टेप 3 में हमने जाना था किसी भी कंपनी को डिपॉजिट रेस करना अलाउड है, या तो अपने मेंबर से या किससे? पब्लिक से। मेंबर से डिपॉजिट कौन सी कंपनी रेस कर सकती है? कोई भी। पर अगर पब्लिक से डिपॉजिट रेस करना है, आपको क्या बनना पड़ेगा? एलिजिबल कंपनी। फिर हम कहते हैं सेक्शन 73 पर उसने मेंबर के डिपॉजिट की कंडीशन आपको बताई। तो आज अगर किसी भी कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट रेस करना है, रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा? साथ में किसकी बातें मानेंगे? रूल्स की। और साथ में डीएससी की कुछ कंडीशन आई थी, जिसमें डी से क्या बन गया था? डीआरआर, कि आपको डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर कराना पड़ेगा? 20%। तो आपके जितने भी डिपॉजिट इस साल मैच्योर होने वाले हैं, 20% के बराबर पैसा आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से निकालकर इस अलग बैंक अकाउंट में 30 अप्रैल तक करेंगे ट्रांसफर। ऐसे क्या बन गया था? सिक्योरिटी। पर क्या ये मैंडेटरी कंडीशन थी या वॉलंटरी? वॉलंटरी, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं दी तो आप बता देना कि आपका डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है। पर अगर वो पार्शियली सिक्योर्ड है तो उसे पार्शियली सिक्योर्ड मानूंगा या अनसिक्योर्ड ही मानूंगा? अनसिक्योर्ड। एंड फाइनली सी से सर्कुलर इश्यू करना, उसकी कॉपी आरओसी के पास फाइल करना और सर्टिफाई करना पिछले 5 साल में अपने डिपॉजिट का कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। और जो भी डीआरआर आप बनाओगे उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में होगा। और अगर कंपनी डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में आनाकानी करती है, डिपॉजिट होल्डर एनसीएलटी को अप्रोच करेगा और एनसीएलटी पैसा दिलवाएगा। पर क्या पूरा सेक्शन पढ़ने के बाद यहां पर प्राइवेट कंपनी की एग्जामिशन आई थी? बिल्कुल। और उस एग्जामिशन ने क्या कहा? प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो वो मेंबर से पैसा रेस कर सकती है बिना ये डी और सी वाली कंडीशन को पूरा किए। पर यहां पर 3 एग्जामिशन दी। सबसे पहला, अगर प्राइवेट कंपनी कितना पैसा रेस कर रही थी? 100% ऑफ दी पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, या वो क्या थी? स्टार्टअप। या वो ये 3 कंडीशंस मान ले, कौन सी? कि वो किसी की भी सब्सिडरी या एसोसिएट नहीं है, उसकी बोरिंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर बॉडी कॉर्पोरेट। मैक्सिमम कितना है? ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल या 50 करोड़, व्हिचएवर इज लोअर। और इन बोरिंग का कोई भी डिफॉल्ट
ना किया हो। और आईएफएससी पब्लिक कंपनी भी बच सकती है, बस उसने डिपॉजिट कितना रेस किया हो, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। इसके बाद जो 74 और 75 आया था वो आपका ट्रांजिशन प्रोविजन था, पुरानी कंपनीज के लिए बनाया गया था। तो फाइनली हमने पढ़ा सेक्शन 76 किस चीज का आ गया था, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक से डिपॉजिट सिर्फ कौन सी कंपनी रेस कर पाएगी, एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी का मतलब एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी या तो नेटवर्थ कितनी है 100 करोड़ या टर्नओवर कितनी है 500, और अगर 181C की लिमिट जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे ओआर से काम चल जाएगा, ज्यादा करोगे क्या चाहिएगा, एसआर और रिजोल्यूशन की कॉपी किसके पास फाइल करेंगे, आरओसी के पास। और जी जब आप पब्लिक से डिपॉजिट रेस करते हो कंपनी, तो ऐसे केस में क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना, मेंबर के डिपॉजिट की सारी कंडीशन मानना, और अगर वो सिक्योर डिपॉजिट है तो 30 दिन के अंदर आपको चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद हम गए थे रूल्स की बातों पर। सबसे इंपॉर्टेंट रूल 3 आपका आया था, अगर आप जॉइंट नेम में डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो बेटा मैक्सिमम कितने जॉइंट नेम में अलाउड था, 3 से ज्यादा जॉइंट नेम में आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। फिर हमने टेन्योर और अमाउंट की कंडीशन पढ़ी। नॉर्मली डिपॉजिट का जो मैक्सिमम टेन्योर है कभी भी कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, 36 महीने। मिनिमम टेन्योर नॉर्मली कितना होगा, 6 महीने। पर अगर कोई कंपनी चाहे तो 3 से 6 महीने के इमरजेंसी डिपॉजिट रेस कर सकती है, पर उस केस में डिपॉजिट का अमाउंट कितने से ज्यादा नहीं होगा, 10% से ज्यादा नहीं होगा। और अगर आप 6 से 36 महीने के डिपॉजिट रेस कर रहे हो और अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो ऐसे केस में कितना परसेंट रेस कर पाओगे, 35%। अगर आप एलिजिबल कंपनी हो तो मेंबर से कितना रेस कर पाओगे, 10%। पब्लिक से कितना रेस कर पाओगे, 25। और अगर आप नॉन एलिजिबल कंपनी हो तो इट इज इंप्लाइड कि सिर्फ मेंबर से ही कर सकते हो। तो ऐसे केस में अगर आप एक स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी हो तो आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। बाकी प्राइवेट कंपनीज के लिए लिमिट कितनी आ गई, 100%। आईएफएससी पब्लिक कंपनी के लिए लिमिट कितनी आ गई, 100%। और बाकी जो बच गए उनके लिए लिमिट कितनी थी, 35। और यहां पर स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी कौन थी, वही स्टार्टअप वाली, और जिसकी बोरोइंग्स वगैरह का कोई डिफॉल्ट यहां पर ना हुआ। अरे क्लियर है। इसके बाद हमने जाना आप जो सर्कुलर इशू करते हो उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम कितनी होगी, साल खत्म होने के बाद या तो 6 महीने या आपकी एजीएम की डेट, विच एवर इज अर्लियर। अगली बात हमने जानी, जब भी आप डिपॉजिट के जरिए पैसा रेज करते हो अगर वो सिक्योर्ड है तो आपको सिक्योरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। पहली बात, सिक्योरिटी सिर्फ कौन से एसेट के अलाउड है यहां पर, टेंजिबल। बेटा जो सिक्योरिटी आप क्रिएट करोगे वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को कवर करेगी या इंटरेस्ट को भी। और जिन भी एसेट पर सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो उनकी कॉस्ट देखनी है, बुक वैल्यू देखनी है, मार्केट वैल्यू देखनी है। मार्केट वैल्यू आप यहां पर चेक करोगे। अगला प्रोविजन यहां पर आया था डिपॉजिट ट्रस्टी का, कि अगर कंपनी आप सिक्योर्ड डिपॉजिट के जरिए पैसा रेज करोगे ऐसे केस में ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से 7 दिन पहले ही आपको उसके साथ ट्रस्ट डीड साइन करनी पड़ेगी। ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन आपके आगे थी डिपॉजिटर ट्रस्टी की, कि वो डायरेक्टर केएमपी एम्प्लॉय वगैरह ना हो, इनका रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, इनडेटेड ना हो, कोई मेटीरियल पेक्यूनियरी रिलेशन ना हो, और कोई गारंटी उसने प्रोवाइड ना कर रखी हो। फिर ये ड्यूटीज वगैरह हमने डिपॉजिट ट्रस्टी की पढ़ी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सीखा, अगर कभी भी डिपॉजिट ट्रस्टी को लात मारकर निकालना है तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यूनानिमस। और उस मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्रेजेंट होना चाहिए अगर कंपनी पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ लगता है। अगली बात, कंपनी रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करेंगे कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। अगला जी, अगर कोई डिपॉजिट होल्डर आकर कहे कि लाओ जी मेरा पैसा थोड़ा सा जल्दी दे दो, मेरी एफडी जल्दी ब्रेक कर दो, क्या प्री मैच्योर रीपेमेंट हो सकता है? पर उस केस में हम इसे कितना ब्याज कम पे करेंगे, 1% कम पे करेंगे। पर जो 1% लेस करेंगे वो उसके ओरिजिनल टेन्योर वाला ब्याज लेंगे या जितने टेन्योर के लिए डिपॉजिट रन किया उतना वाला ब्याज। तो जी जितने टेन्योर के लिए डिपॉजिट रन किया, जितना ब्याज आपने उस पर कमाया होता उसमें से 1% काटकर आपको यहां पर पे किया जाएगा। और यहां पर राउंडिंग ऑफ कैसे होगा, अगर 6 महीने उससे ज्यादा है तो हाई राउंडिंग ऑफ, और 6 महीने से कम है तो लोअर राउंडिंग ऑफ। अगला जी, आपको एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट भी साल के एंड में 30 जून तक डीपीटी 3 में फाइल करनी होगी। और इस रिटर्न में बेटा क्या बताएंगे, जो साल भर में पैसा रेस के डिपॉजिट है या जो पैसा रेस के डिपॉजिट नहीं है, दोनों आपको बताने पड़ेंगे। बस गवर्नमेंट कंपनी उस बात से एग्जाम्प्ट थी। और अगर डिपॉजिट का पैसा पे करने में आप डिले करते हो, कितना ब्याज पे करना पड़ेगा, 18% का पीनल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट आपका डिपॉजिट्स। अरे क्लियर है। चलिए जी, इसके बाद जो अगला चैप्टर हमने पिक किया दैट वाज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ये इससे भी आसान चैप्टर था। ये हमने स्टार्ट किया था अपना सेक्शन 77 से एंड ये गया था 87 तक। सबसे पहली बात बेटा, चार्ज क्या होता है? जब भी कंपनी अपने किसी भी एसेट पर किसी के भी फेवर में कोई भी सिक्योरिटी क्रिएट करे उसे बोला जाता है चार्ज। और कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए चाहे मॉर्टगेज हो, चाहे हाइपोथिकेशन हो, चाहे प्लेज हो, सब आपके चार्ज की डेफिनेशन में ही फॉल करेंगे। अगली बात, चैप्टर क्या कहता है, कंपनी जब आप चार्ज बनाते हो आपको आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर करना होगा। बेटा आरओसी के पास चार्ज क्यों रजिस्टर करना है? ताकि वो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन बन जाए और कंपनी सेम एसेट पर बार बार चार्ज क्रिएट ना कर दे। और अगर आरओसी के पास हमने एक चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कल को अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, क्या लिक्विडेटर की नजर में वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा? नहीं जी। अगर सेम एसेट पर किसी और क्रेडिटर का चार्ज क्रिएट हो गया तो पहले वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, दूसरे वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी। और कंपनी क्योंकि आप चार्ज रजिस्टर नहीं कर रहे तो क्या कंपनी को पनिशमेंट भी फेस करनी पड़ जाएगी? बिल्कुल। पर क्या कंपनी ये कह सकती है जी चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो मेरे को पैसा ही पे नहीं करना ना? क्या कंपनी के अगेंस्ट हमारा चार्ज वैलिड है? बिल्कुल। अगली बात हमने जानी, चार्ज रजिस्टर करना कंपनी आपकी जिम्मेवारी है। और सेक्शन 77 ने बताया कि जैसी कोई भी चार्ज क्रिएट होता है बेटा कितने दिन में आरओसी के पास रजिस्टर कर देना होगा? 30 दिन में नॉर्मल फीस पे करके। बाई चांस 30 दिन में करना भूल जाओ, लॉ वाली लैंग्वेज बताना, कितना टाइम मिला था? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। पर फीस कौन सी लगेगी? एडिशनल। और 60 डेज में भी भूल जाओ तो फर्दर 60 डेज का आपको टाइम मिलेगा। पर ऐसे केस में फीस कौन सी जाएगी? एड वैलोरम। और 120 दिन में भी भूल जाओ तो
भूल जाओ, उसके बाद चार्ज रजिस्टर आपका नहीं हो पाएगा। और जितने भी पुराने चार्जेस 2 नवंबर 2018 से पहले क्रिएट हुए थे उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल टाइमलाइन कितना मिला था, या तो 300 दिन या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम 2 नवंबर, विच एवर इज लेटर। एंड जी चार्ज रजिस्टर करना वैसे तो कंपनी की जिम्मेवारी है, पर अगर कंपनी रजिस्टर ना करे तो नुकसान किसका होगा, चार्ज होल्डर का। तो सेक्शन 78 ने फिर क्या बताया, क्या चार्ज होल्डर खुद से जाकर भी अपना चार्ज रजिस्टर करा सकता है। जब चार्ज होल्डर जाएगा आरओसी सीधे चार्ज रजिस्टर कर देगा या पहले कंपनी को 14 डेज का नोटिस देगा, उसके बाद ही चार्ज रजिस्टर होगा। और यहां पर चार्ज होल्डर का जो भी खर्चा हो रहा है क्या कंपनी बाद में रिइंबर्स करेगी, बिल्कुल। और 79 ने कहा आपने जो 77 पढ़ा है वो 2 और केसेस में अप्लाई करता है, एक्वायरिंग एनी एसेट सब्जेक्ट टू चार्ज, और दूसरा कौन सा आ गया था, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। 80 ने क्या बताया कि जिस दिन आपका चार्ज रजिस्टर होगा उस दिन से पब्लिक एट लार्ज को उस चार्ज की जानकारी है माना जाएगा। आरओसी सारी की सारी कंपनीज के चार्जेस का अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। और क्या हर कंपनी भी अपने चार्ज का एक रजिस्टर अपने पास मेंटेन करती है, बिल्कुल, जिसमें कंपनी के सारे चार्जेस की जानकारी आएगी। और ये रजिस्टर कितने टाइम के लिए प्रिजर्व होगा, परमानेंटली। पर बेटा जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज होता है वो कितने टाइम के लिए प्रिजर्व होता है, 8 साल। 8 साल कहां से करेंगे, फ्रॉम द रेट ऑफ क्रिएशन या फ्रॉम द रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, फ्रॉम द रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इतने टाइम के लिए आपको रजिस्टर प्रिजर्व करना है। अगली बात, कंपनी अगर आप इस चैप्टर की बातें ब्रेक करते हो 86 की पनिशमेंट आप पर अप्लाई कर जाएगी। एंड फाइनली जाते जाते हमने लास्ट के सीखा था सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का, दैट वाज सेक्शन 82। पहली बात, सेटिस्फेक्शन क्या होता है, जब आप सारे का सारा लोन का पैसा रीपे कर देते हो और आपका चार्ज हो जाता है क्लोज। और सेटिस्फेक्शन वाली बात भी कंपनी आरओसी को बताती है, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। बाई चांस बताना भूल जाए, सेटिस्फेक्शन के लिए टाइमलाइन कितना मिला था, 300 दिन, पर फीस कौन सी लगेगी, एडिशनल। कंपनी कह रही थी 300 दिन में भूल जाऊं तो अब की बार भूल जाए, अब की बार कोई चॉइस है, बेटा चॉइस है। आप किसके पास जाओगे, सीजी के पास सेक्शन 87 में, और सीजी आपकी डीले को कंडोन करेगा। तो सेटिस्फेक्शन वाली बात आप बता सकते हो, और जैसी कंपनी सेटिस्फेक्शन वाली बात बताएगी आरओसी सीधे सेटिस्फेक्शन वाली बात रिकॉर्ड करेगा या चार्ज होल्डर को नोटिस भेजेगा। और अगर उस नोटिस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया तो रिकॉर्ड कर देंगे, ऑब्जेक्शन आया तो फिर चार्ज की सेटिस्फेक्शन वाली बात रिकॉर्ड नहीं होगी। पर एक केस में चार्ज होल्डर को नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं होती थी, कौन सा, अगर कंपनी ने जो फॉर्म फाइल किया वो ऑलरेडी किसके द्वारा साइन था, चार्ज होल्डर ने ऑलरेडी साइन कर रखा था। अगली बात भी, आज कंपनी सेटिस्फेक्शन की बात बता दे, बहुत बढ़िया। पर लेट्स सपोज आपने एसेट कंपनी से खरीद लिया और कंपनी ने चार्ज सेटिस्फेक्शन की बात आरओसी को नहीं बताई। अगर एज अ थर्ड पार्टी आप जाकर ये बात आरओसी को बताओ और आप साबित कर दो कि चार्ज क्लोज है, तब भी क्या आरओसी सेटिस्फेक्शन वाली बात रिकॉर्ड कर सकता है, बिल्कुल। सेक्शन 83 यहां पर पड़ा। और फाइनली सेक्शन 87 हमने देखा जिसने यही बताया था कि सेटिस्फेक्शन वाला जो डीले है उसे सीजी बात तक के लिए भी कंडोन कर पाएगा। और एक और डीले था जिसको सीजी कंडोन कर पाएगा, जिसको रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपने ओरिजिनल फॉर्म फाइल कर दिया था पर उसमें कोई एरर था, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की पावर भी यहां पर सीजी को मिल गई थी। एंड जाते जाते फिर एक लास्ट सेक्शन में पड़ा 84। इसने क्या कहा कि आज अगर कंपनी ने किसी चार्ज होल्डर से पैसा रेज किया और बैंकर का पैसा लौटाने में आप डिफॉल्ट करोगे तो बैंकर किसको अपॉइंट करेगा, एक रिसीवर को। बेटा रिसीवर को अपॉइंट करने की पावर या तो कॉन्ट्रैक्ट में होती, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में पावर नहीं थी तो फिर आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना होता था। और जैसे आप रिसीवर अपॉइंट करते थे विद इन 30 डेज आप कंपनी को नोटिस देकर ये बात बताते थे कि ये मेरा रिसीवर है। और रिसीवर जैसी वो एसेट बेचकर रिकवरी करके वापसी जाएगा वो भी कंपनी और आरओसी को नोटिस देकर बताएगा कि हाँ जी मैंने अपना काम पूरा किया। और बेटा 2 टाइप के चार्ज आप लॉ में क्रिएट कर सकते हो, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। फिक्स चार्ज जनरली आपके लैंड एंड बिल्डिंग टाइप के एसेट पर क्रिएट होता है, फ्लोटिंग चार्ज जनरली किस पर क्रिएट होता है, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स। और जो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज होता है उसमें क्या आप एसेट को बेच पाओगे ना, पर अगर फ्लोटिंग चार्ज होता है इन्वेंटरी बेच सकते हो। तो जैसी इन्वेंटरी बेचोगे आपका चार्ज गिर जाएगा, और जैसी इन्वेंटरी खरीदोगे क्या चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपका चार्ज फ्लक्चुएट करता रहता है, तभी इसको बोला जाता है फ्लोटिंग चार्ज। पर कभी कभी लॉ में फ्लोटिंग चार्ज चेंज हो जाता है फिक्स्ड में, उस टॉपिक को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तो ये लास्ट टॉपिक हमारा आया था, दैट वाज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। और चार्ज कब कब क्रिस्टलाइज होगा, या तो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, या काम धंधा करना बंद कर दे, या लोन पे करने में डिफॉल्ट कर दे, या एग्रीमेंट में कोई भी ऐसी टर्म एंड कंडीशन लिखी थी जैसी वो मीट हुई आपका फ्लोटिंग चार्ज हो जाएगा क्रिस्टलाइज। आई गेस सोल्ड आउट ऑल दीस चैप्टर्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार। आदि बन रही है कुछ बात, आ रहा है कुछ ध्यान, या सूना सूना लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। चलिए जी, तो बेटा ये आपने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं रिवाइज। तो हमने अपने सिलेबस में टोटलिटी 6 चैप्टर्स किए। पहले 3 चैप्टर्स की भी बुलेट रिवीजन आपने मेरे साथ करी थी, और ये 3 चैप्टर्स की भी आपकी एक बड़ी स्पीडी बेसिस पर आपने रिवीजन कर ली है। और सुनाओ, हाँ जी, हाँ तो तुम्हारे लिए भी करेंगे, कुछ चिंता कर रहे हो। हाँ तो तब तक के लिए आप वो यूज कर सकते हो, बिल्कुल कोई अभी तक तो कोई चेंज नहीं, कोई चेंज आएगा तो आपके अटेम्प्ट के लिए अपडेटेड चार्ट आ जाएगा, अभी के लिए वो यूज कर लो। हाँ जी, अब बताओ यशत आपका क्या डाउट था। सर एक बार थर्ड एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे टेस्ट का, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, डिस्कस करते हैं एक बार, फिर मेरे को लेकर आना प्लीज। इसमें क्या हो गया बेटा, ये तो बुक में थे सेम एमसीक्यू, चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन थर्ड कह रहा था कि एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है
कि वो ऐसा प्रेफरेंस इशू करना चाहती है जिसको कैपिटल के लिए प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, सिर्फ डिविडेंड के मिलेगी। क्या वो ऐसा कर सकती है? कर सकती है, बिकॉज सेक्शन 43 में पावर थी कि अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखकर इस सेक्शन की बातों से एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई आंसर वाज थर्ड। अगला जो सवाल था ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपनी डीवीआर इशू करना चाह रही थी पर उसने टर्म लोन में डिफॉल्ट किया था, तो हमने जाना था जी 5 साल के बाद आप डीवीआर इशू कर पाओगे, पर 5 साल कब से कैलकुलेट होंगे? जिस फाइनेंशियल ईयर में आप डिफॉल्ट को सही करोगे उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद। तो इसलिए यहां पर आंसर आ गया था आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एनीवेज आई होप बेटा आपने टेस्ट भी सॉल्व कर लिया होगा। चलो, टेस्ट के सॉल्यूशन मैंने शेयर कर दिए थे, वहां से आप क्रॉस चेक कर लेना, आपको अपने आंसर्स का गैप पता चल जाएगा। बेटा मैंने ऐसे क्रॉस चेक कर लेना, वो जरूर कर लेना, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में 4-5 बच्चों की आंसर शीट्स देखी थी एंड आई वाज नॉट हैप्पी। हार्डली 1-2 बच्चों के ही आंसर्स ऐसे थे जो अप टू द मार्क थे, एंड मैंने से आंसर्स अच्छे नहीं थे। उसका मेन रीजन ये था कि आंसर्स गलत तो नहीं थे, दैट इज जितनी भी कॉपीज मैंने देखी सब में आंसर तो ठीक थे, पर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा लैक कर रही थी। अगर आप वो प्रेजेंटेशन करोगे, पूरा आंसर सही होने के बाद भी आपको 2-3 नंबर ही एग्जामिनर देगा आउट ऑफ 5। तो आप पेपर के अंदर ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। आपकी प्रेजेंटेशन एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, हल्की प्रेजेंटेशन से आपका काम नहीं चलेगा, तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी जरूरी है। कई बच्चों के आंसर्स में एक ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है, जो एक्चुअली कई बच्चों में एक्चुअली किस वजह से आता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको उसका आंसर आ जाता है, तो जब आप आंसर लिखने लगते हो आपका माइंड क्या कहता है, यार एक काम करता हूं आंसर की मेन मेन बातें बता देता हूं, उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को आता है और मेरे को नंबर दे देगा। बड़ा वो नंबर देने फ्री में नहीं बैठा है। आप एक प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हो, अब ये 11वीं 12वीं या कॉलेज का पेपर नहीं है कि जो मर्जी लिख दिया नंबर आ जाएंगे ना। आप एक प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हो, आपको एक प्रॉपर अप्रोच के साथ प्रॉपरली आंसर लिखना है, बिकॉज जैसा आप आंसर बना रहे हो यही एक्सपेक्टेड होगा कि सीए बनने के बाद आप अपने क्लाइंट्स को भी वैसी ही प्रेजेंटेशन दिया करोगे, तो उसी ग्राउंड पर आपको टेस्ट किया जाएगा। तो प्रेजेंटेशन हैज टू बी टॉप नॉच। वो बेसिक अप्रोच आप कभी भी नहीं भूलोगे कि पहले आपको हमेशा लॉ प्रॉपरली बताना है और लॉ की वो सारी बातें बतानी है जो आपके आंसर में इस्तेमाल हो रही है, फिर आपका फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन आएगा। आपका काम थोड़ा सा और बेटर करने के लिए आपको 1-2 आंसर शीट्स दिखाता हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा। एक बार मेरे को लेकर आना प्लीज। ये आंसर शीट शायद मैंने आपको पहले दिखाई थी, नहीं? चलो लेकर आना। नहीं, टेलीग्राम पर मैं शेयर कर नहीं पाऊंगा। तो बड़ा एक स्टूडेंट है साक्षी, उन्होंने जनवरी 25 के पेपर में लॉ में स्कोर किए थे 86 मार्क्स। दैट वाज ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स दैट शी हैड स्कोर्ड। उनकी जो पेपर है वो ये आपको मैं शो कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर कि उन्होंने अपना पेपर कैसे प्रेजेंट किया था। उससे आपको डेफिनेटली कुछ इनपुट्स यहां पर मिल जाएंगे कि आंसर कैसे लिखना है। अरे तो ये तो सब्जेक्टिव क्या ना, एमसीक्यूज भी तो थे यार। 53 दिखा रहे हैं तो आउट ऑफ 70 दिखा रहे, वो तो तुमने देखा नहीं है। चलो जी, तो बड़ा इनके 86 मार्क्स आउट ऑफ 100 आए थे एंड दैट वाज ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स। 86 इस पेपर में लाना आसान एक्चुअली में नहीं था, बिकॉज जनवरी के पेपर का लेवल एक्चुअली बहुत ज्यादा था, फिर भी शी हैज स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। इनके अगर प्रेजेंटेशन देखते हैं तो सबसे पहले हमेशा आंसर शीट के सेंटर टॉप पे आप ये मेंशन करोगे ही करोगे कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। जैसे इन्होंने किया क्वेश्चन नंबर 6A, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हैं, एंड ये जो क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया था, इस क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस थी पार्ट ए और पार्ट 2 की। तो इन्होंने स्टार्टिंग में वो भी क्लियर किया कि मैं पार्ट ए का या क्वेश्चन नंबर ए का चॉइस नंबर 2 कर रही हूं, क्योंकि इसके अंदर 2 क्वेश्चंस की चॉइसेस थी, तो साफ साफ वो मेंशन किया गया है। तो सेंटर में आपको भी हमेशा ऐसे ही लिखना है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो। फिर जैसा कि आप देखोगे इन्होंने सीधा जब आंसर स्टार्ट किया, अभी तक आपने सेक्शन पढ़ा नहीं है फिर भी इतना समझ जाओगे कि फैक्ट ऑफ द केस लिखा है या कंक्लूजन लिखा है, पहले लॉ बताया, बेटा सीधा लॉ के साथ स्टार्ट किया है। और क्या मेन मेन बातों को अंडरलाइन किया है? बेटा मेन मेन बातों को अंडरलाइन करने से क्या हो रहा है, क्या आपके लिए इस आंसर शीट को चेक करना थोड़ा सा आसान हो रहा है? सेक्शन 115 लिमिट कितनी रखी है? 1% या फिर कितनी? 5 लाख। फिर इन शेयर होल्डर्स ने मिलकर के इतना होल्ड किया हुआ है, इनका अमाउंट है 5 लाख, तो 5 लाख वैलिडली इश्यूड है। 3 मंथ्स का स्पेशल नोटिस होता है, 14 डेज पहले नहीं होना चाहिए, डे ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड होगा। तो ये सारी बातें जो बताती हुई चल रही हैं बिल्कुल फ्लो में चल रही हैं, तो ये चेक करना आपके लिए आसान हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी, अगली चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपका पिछला आंसर कहीं भी खत्म हो, मतलब अगर पिछला आंसर आपका आधे पेज में यहीं खत्म हो जाता, तब भी आप हमेशा नया जो आंसर है वो नए पेज से ही स्टार्ट करोगे, सेम पेज से कभी भी नया आंसर आपको स्टार्ट नहीं करना। दैट इज फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट पेज आप फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब यहां पर भी ये जो सवाल आ रहा है ये भी सेक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा, तो इसकी टेक्निकलिटीज में तो नहीं जा पाएंगे, पर एक प्रेजेंटेशन का आइडिया आपको लग रहा है कि जी इन्होंने प्रॉपर यहां पर पैराग्राफ्स बना रखे हैं, प्रॉपर स्पेसिंग दी हुई है, मेन मेन बातों को अंडरलाइन किया है, कहीं पर वर्ड प्रोवाइडेड दैट का भी इस्तेमाल किया है, तो देखने में बार बार ये लग रहा है कि एग्जैक्ट लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, यहां पर प्रॉपर लीगल लैंग्वेज नहीं है। पर इस तरीके से आप अपने आंसर्स के अंदर छोटे से ये जो वर्ड्स ऐड करते हो, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये एक हिंट आ दे देता है कि जो आप कहीं ना कहीं लॉ की लैंग्वेज लिख रहे हो और आपको नंबर बिल्कुल मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 60, ये तो चलो अदर लॉस का आ गया, पर ये भी आप देखोगे प्रेजेंटेशन टॉप नॉच है एकदम।
कोई ऐसा सेक्शन देख लेते जो हमने पढ़ रखा हो ताकि आपका आंसर करना आसान हो जाए। ये फॉरेन कंपनी का सवाल है। ये एलएलपी का सवाल है। चलो, ये तो अदर लॉ आ गया। ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा, सेक्शन 16 हमने पढ़ा था, अगर थोड़ा सा ध्यान हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का, कि अगर किसी कंपनी का नाम आइडेंटिकल है तो सीजी या तो सुओ मोटो नाम चेंज करने को कहेगा, या किसी ट्रेडमार्क होल्डर के, तो वो वाले पॉइंट पर बेस ये सवाल आपका आया है। तो यहां पर सेक्शन 16 का रेफरेंस बड़े अच्छे से आया। उसने कहा जी कंपनी ऐसे नाम के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं होगी जो टू आइडेंटिकल है, अनडिजायरेबल है। आगे रूल 888 का भी थोड़ा सा रेफरेंस आया। ध्यान है, रूल 888 में क्या था बेटा, वही अनडिजायरेबल नेम्स की लिस्ट दी गई थी, तो उसका भी एक रेफरेंस इन्होंने यहां पर दे दिया। इसके बाद वो सेक्शन 16 की बातें लिख रही हैं कि सेक्शन 16 में सीजी को एक पावर है कि सीजी चाहे तो सुओ मोटो या ऑन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर, पर वो एप्लीकेशन कितने टाइम में आनी चाहिए, 3 साल में। और कंपनी को नाम चेंज करने के लिए बोला जाएगा कितने महीने में, 3 मंथ्स बाय पासिंग ओआर। बट अगर आप एग्जामिनर हो, क्या आपके लिए चेकिंग का फ्लो बहुत आसान हो गया है? बड़ा सेक्शन 16 आ गया, सुओ मोटो वाली बात है, ट्रेडमार्क वाली बात है, 3 साल वाली बात है, नाम चेंज करना पड़ेगा 3 महीने में बाय पासिंग ओआर। तो एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा चेक करते करते कि आपने उसका फ्लो सेट कर दिया है। और जब एग्जामिनर इस तरीके से चेकिंग करेगा, अगर क्वेश्चन में एक आध मिस्टेक है, क्या वो भी वो अवॉइड कर जाएगा, कर देगा। बेटा वो अपना जीवन तुम्हारे पेपर पर नहीं लगाने वाला, तो वो एक बहुत स्पीड में और एक फ्लो के साथ आपका पेपर चेक करेगा। तो अगर आप उसके लिए चीजें आसान बनाओगे, वो आपकी मिस्टेक्स को भी कई बार ओवरलुक कर जाता है। पर अगर आप चीजों को क्लमजी मैनर में लिखोगे, एक तो उसका समय ज्यादा लगेगा, माथा वैसे ही खराब होगा, फिर हर एक चीज को वो बहुत बारीकी से पढ़ेगा, कह रहा है इतना टाइम लगवा रहा है ना, अब पक्का मिस्टेक निकालूंगा और नंबर काटूंगा। तो बड़ा ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये 11वीं 12वीं या कॉलेज के पेपर नहीं है, कॉलेज में चलता है। वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, बच्चा दुनिया जान की कहानी लिखाता है, वो कहता है इतना लिख दूंगा, परेशान होकर नंबर दे देगा, और कॉलेज में दे भी देते हैं, पर बस सीए में नंबर नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आप उसी अप्रोच पर बैठोगे मेरे को बस पेजेस भरने हैं, कुछ भी लिख दो और नंबर आ जाएंगे, नहीं आने वाले, वो दोबारा से आपको बुला लेगा। तो प्लीज ये मिस्टेक्स ना करिए। आगे क्या ओआरडीएनसी वाली बात भी लिख दी, वो भी लिख दी। और फिर फैक्ट्स ऑफ द केस है कि करंट फैक्ट्स के अंदर ये टाइमलाइंस थी, तो यहां पर ये टाइम था, तो यहां पर कंटेंशन इज नॉट टेनेबल, मिस्टर डी इज नॉट करेक्ट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बेटा आंसर आपका प्रॉपर्ली फ्लो कर रहा है, तब जाकर के नंबर मिलेंगे। फिर अगला सेक्शन भी 115 पर है, ये भी चलो आपके सिलेबस में नहीं है, या सॉरी अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये जनरल मीटिंग का सवाल है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आ गया। ये बेटा वो वाला सवाल था जहां पर कंपनी पैसा रेज करती है, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगाना चाहती है, तो क्या ऐसे केस में एसआर पास होगा? बिल्कुल। क्या 2 न्यूज़पेपर में ऐड देनी है? बिल्कुल। एक होना चाहिए वर्नाकुलर, एक होना चाहिए लोकल न्यूज़पेपर। आगे जी, जिन शेयर होल्डर्स ने कंसेंट नहीं दिया उन्हें क्या दिया जाएगा? एग्जिट ऑफर। चेकिंग देखो कितनी स्मूथ हो रही है, मेरे को टाइम नहीं लग रहा, तो बेटा क्यों नहीं नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नंबर मिलेंगे, और नंबर यहां पर दिए भी हुए हैं। लाइक आगे भी अगर आप देखोगे ये सारी बातें आ रही हैं, शेयर होल्डर का कंटेंशन एंड ऑल, तो सारी बातें प्रॉपर्ली यहां पर फ्लो करती है। फिर ये सेक्शन 140 का सवाल है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। और जैसे मैं कहूंगा बेटा, इनकी राइटिंग कोई बहुत सुपर ऑसम नहीं है, मैंने इससे बेटर बेटर राइटिंग भी देखी हुई है, राइटिंग बड़ी एवरेज है, पर क्योंकि प्रॉपर्ली पैराग्राफ में चीजों को डिवाइड किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, चेकिंग करना आसान हो गया है, और उसने एक एवरेज राइटिंग को भी बेटर बना दिया है। तो यार आंसर हैज टू बी एस्थेटिकली वेरी गुड, देखने में बहुत सुंदर वो लगना चाहिए। तो ये एक आंसर शीट है जो आपके सामने है, आई होप इससे कुछ इनपुट्स आपको मिल गए होंगे। एक आध आंसर शीट चलो एक और दिखा देता हूं आपको, वो मैंने कल टेलीग्राम पर भी शेयर करी थी, फिर भी एक बार शो कर देता हूं। इनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया थी। तो अगर आप देखोगे इन्होंने भी वही किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए, एंड यहां पर पूरा लॉ प्रॉपर्ली बताते हुए चलिए। अब इन्होंने मेन मेन बातें अंडरलाइन नहीं करी, पर इनकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी तो काम चल गया, और स्पेसिंग प्रॉपर छोड़ी हुई है, तो यहां पर लॉ बताया गया है, सारे पॉइंट वाइज लॉ बताए गए हैं, सारी बातें यहां पर आई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर जाकर इनका पूरा होगा। फिर फर्स्ट सी, तो ठीक है, कोई ऐसा सवाल दिखाते हैं। चलो बड़ा ये सवाल आ रहा है एंट्रेंचमेंट का, पढ़ना एक बार, रीडेबल है। तो अगर एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एंट्रेंचमेंट मींस दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल मे बी ऑल्टर्ड ओनली बाय कंडीशन दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन एसआर। प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट या तो फॉर्मेशन के समय आप आर्टिकल्स में डाल सकते हो, वरना बाद में अगर इंसर्ट करना है, प्राइवेट कंपनी में सारे मेंबर्स को एग्री करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी में क्या पास करना पड़ेगा? एसआर, और आरओसी के पास 30 दिन में नोटिस भी फाइल करोगे। अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैंने सिर्फ लॉ पढ़ा है, मैं शायद आगे वाली बात पढ़ू भी ना, क्योंकि लॉ पूरा सही बता ही दिया, 5 नंबर दे देंगे। तो इस तरीके से बेटा आंसर्स यहां पर फ्लो कर रहे हैं। तो आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर बेटा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, लॉ में पास तो हो जाओगे। कल भी मैंने बच्चों को यही कहा था जिनकी कॉपीज देखी, कि बेटा अगर आपका टारगेट है कि मेरे को 50 55 60 इतने लॉ में लाने हैं, उतने तो आ जाएंगे, पर वो हमारा रियल टारगेट नहीं है। आपको टारगेट वही 70 80 90 का करना है। तो अगर आपका वो टारगेट है, फिर तो आपको टॉप नॉच प्रेजेंटेशन के साथ जाना पड़ेगा, हल्की प्रेजेंटेशन से आपका काम नहीं चलेगा। तो सारे सेक्शन याद करना जरूरी है क्या? हाँ सुरेंद्र कर लो। बेटा कितनी बार सेम सवाल पूछोगे, मतलब हद होगी। करो सारे याद करो तुम लोग।
चलिए जी, आई होप इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो प्लीज बेटा अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी साथ साथ इंप्रूव करते हुए चलें। तो चैप्टर 4 का आपका टेस्ट हो गया था, उसके आंसर्स जैसे होने चाहिए थे मैंने खुद फ्रेम करके शेयर कर दिए, उससे आप एनालाइज करना। बाकी जो आगे वाले चैप्टर्स आएंगे उनके जब टेस्ट होंगे, प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को जरूर सुधारिएगा। एंड जितने भी बच्चे बेटा टेस्ट वगैरह बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो आप ये सोच रहे हो कि जब बाद में रिवीजन करूंगा तब मैं टेस्ट सारे सॉल्व करूंगा, फर्स्ट रिवीजन में करूंगा, सेकंड रिवीजन में करूंगा, तब आपको समय नहीं मिलने वाला। तो इसलिए जितनी भी तैयारी है, प्रिपरेशन है, साथ साथ कर लेना। पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि मेरे को उतने अच्छे से याद नहीं है, तो जब बाद में मैं फर्स्ट रिवीजन करूंगा ना, तब घर बैठकर सारे टेस्ट दोबारा लिख लूंगा, तब नहीं हो पाएंगे, तब आपको समय नहीं मिलने वाला। बिकॉज समय हमेशा बेटा सीए की प्रिपरेशन में कमी रहेगा। चलिए जी बेटा, कोई सवाल या डाउट रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन है कुछ भी? हाँ जी। करना चाहो कर लो, वो आपको तब करनी है जब आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन लैकिंग है। पर बेटा मैं कह रहा हूं आपको समय मिलेगा ही नहीं। आप सोच रहे हो आपके पास समय है, बेटा समय नहीं है। किस वजह से नहीं है? आपका बेटा ग्रुप 1 जाकर कब खत्म होगा? समवेयर अराउंड अक्टूबर एंड। क्यों? हाँ फिर करते रहना, फिर करो टेस्ट सीरीज करो, एमटीपी करो, आरटीपी करो, सब करो, फिर क्या दिक्कत? बेटा मॉक या आरटीपी आपको एक चीज समझनी होगी, जब आपने एक बैच लगाया है, आपकी पूरी तैयारी उसी बैच में हो रही है, तो आपको अलग से किसी चीज पर रिलाई करना ही क्यों है? अब बैच को अच्छे से करो, इसमें जितने टेस्ट है उसको अच्छे से सॉल्व करो, उन सारे टेस्ट से अपनी ग्रिप बनाओ। आप अगर बैच के अंदर उन चीजों को कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिर बाद में आपको अलग से हर चीज पर काम करना पड़ेगा। आपको अगर अब राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से मॉक खरीदता हूं, अब इस चीज को मैं अलग से करता हूं, तो वो सारी चीज आप सेपरेटली तब करोगे अगर आपने बैच के उन सारे टारगेट्स को मीट नहीं किया। और आपको लग रहा है कि बाद में आप सब कर लोगे, पर आपके पास इतना समय नहीं होने वाला। मैं आपको वही समझा रहा हूं कि बेटा अक्टूबर एंड तक जाकर कहीं आपका ग्रुप 1 पूरा होगा, तो अक्टूबर एंड आते आते आपका ग्रुप 1 पूरा होगा, और उसमें भी टेक्स्ट के थोड़े बहुत लेक्चर शायद बच जाएंगे, बिकॉज टेक्स्ट का सिलेबस बहुत ज्यादा है। नवंबर में जाकर आप अपना ग्रुप 2 स्टार्ट करोगे। बेटा अगर ग्रुप 2 नवंबर में शुरू हो रहा है, लगभग जाकर कब खत्म होगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मिड फरवरी मान लो, लगभग 3.5 महीने के आसपास। बट अगर गुड केस सिनेरियो है, तब जाकर के मिड फरवरी में आपका ग्रुप 2 पूरा होगा। और आपके पेपर कब है? तो कितना टाइम बच गया तुम्हारे पास? आधा फरवरी। फरवरी में वैसे ही 2-3 दिन कम होते हैं, तो बड़ा लगभग 10-15 दिन फरवरी के बचे हैं, एंड 2 महीने आपके पास आएंगे। दैट इज सिर्फ 2.5 महीना आपका रिवीजन का आपके पास होगा। आज सोचो अगर 6 के 6 सब्जेक्ट को फ्रॉम द स्क्रैच आप डे 1 से रिवाइज करना शुरू करते हो दोबारा से बड़ी डिटेल में, पहली रिवीजन ही लगभग कितना समय ले लेगी? बड़ा 1 महीना तो कहीं नहीं गया, 1.5 महीना भी कई बार लग जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी पेस पर। और दूसरी रिवीजन फिर अगर आप करते हो, तो हार्डली मुश्किल से आप 2 से 3 रिवीजन यहां पर प्लान कर पाओगे। तो आपको लग रहा है कि आपके पास समय बहुत ज्यादा है, पर समय बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना। एंड ये सब चीजें भी कब होगी? जब आप 2.5 महीने में सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कोचिंग प्रॉपर नहीं करी होती, तो उनका कोचिंग का बैकलॉग होता है। वो सोचते हैं रिवीजन में सारा बैकलॉग भी कवर कर लूंगा, जो होमवर्क उस टाइम नहीं किया था वो रिवीजन के टाइम कर लूंगा, सारे टेस्ट भी रिवीजन के टाइम पर कर लूंगा, सारे मॉक भी रिवीजन के टाइम पर दे दूंगा, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी भी रिवीजन में कर लूंगा। बेटा क्या क्या करोगे? तुम्हारी भी तो एक सीमा है। तो इसलिए अभी से ही उस चीज को प्लीज प्रॉपरली चलाइएगा, ताकि आगे जाकर आप पर वो एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। हाँ जी। नहीं बेटा, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। किस्मत बहुत अच्छी हुई तो ग्रुप 2 के साथ ग्रुप 1 का कोई एक सब्जेक्ट उठाकर उसको धीरे धीरे चला लेना। कि दिन में आधा 1 घंटा आपने डिवोट किया, पर टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, बिकॉज सुबह से शाम तक तो आप ग्रुप 2 की कोचिंग कर रहे होगे, फिर घर जाकर ग्रुप 2 का होमवर्क पहले करोगे, ग्रुप 2 की रिवीजन पहले करोगे, फिर हिम्मत बचेगी तो थोड़ा बहुत ग्रुप 1 करोगे। आपको लगेगा बेटा, ये मैं बता देता हूं, आप जब ग्रुप 1 की पढ़ाई में गैप आएगा, आपको ये लगेगा आप सब भूल गए हो। आपके साथ ऐसा भी होगा कि आपको चैप्टर्स के नाम तक याद नहीं आएंगे, कंटेंट तो दूर की बात है। पर इतना भरोसा रखना कि अगर आपने पढ़ाई क्लास में तरीके से करी है, आप इस टॉपिक को आज से 1.5 साल बाद भी उठाकर पढ़ लेना, आपको सब याद आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपने क्लासेस में प्रॉपरली सीखा हो। तो अगर आप क्लासेस अच्छे कर रहे हो, जब आप रिवीजन करोगे सब रिकलेक्ट हो जाएगा, वो गारंटेड है। एंड रिकलेक्ट करवाने के लिए आपको तब भी रिवीजन वीडियोस, मैराथन्स मिलती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मैं यहीं पर पढ़ाकर खत्म कर दूंगा बैच, तो वो सब आपके पास आएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। आपका माइंड आपको कहेगा कि मैं सब भूल रहा हूं, पर अगर आप क्लासेस में अच्छे से पढ़ रहे हो और रिवीजन कर रहे हो, तो आपको तब सब याद आएगा, वो गारंटेड है। जैसे आज आपको चैप्टर 5 और 6 पढ़े बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि चैप्टर 4 को चलते हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए, तो आप 5 और 6 भूल चुके होगे, आपको लग रहा था, पर जब मैंने रिवीजन कराई तो क्या चीजें याद आ रही थी, वैसे आपको रिवीजन के टाइम पर आएंगे। हाँ थोड़ा बहुत तो देखो बोल, इतना तो बेटा चलेगा ना, उसी के लिए तो रिवीजन कर रहे हैं, तो हर चीज तो हर समय याद नहीं रह सकते ना, सिलेबस बहुत ज्यादा है। और अभी तो बेटा आप ग्रुप 2 की बात कर रहे हो, तुम एक बार आधा सितंबर बीत जाने दो, तुम्हें ग्रुप 1 का ही कंटेंट लगेगा, तुम पुराना भूल गए। एंड कई बच्चे तो सोच रहे सर सितंबर क्या, मैं तो अगस्त में ही सोच रहा हूँ।
तो ये होगा, दैट इज वेरी नेचुरल, बिकॉज कंटेंट इतना सारा है, हर समय हर चीज आपके माइंड में रिकॉलेक्ट नहीं हो सकती, तभी हम कहते हैं कि लास्ट में रिवीजन करना जरूरी होता है। सर 2.5 महीने में दोनों ग्रुप कैसे रिवाइज करें वो भी बताएंगे सिमरन, टुवर्ड्स द एंड, डोंट वरी। अभी पहले, अभी जो आपको करना है वो यही करना है कि अभी अच्छे से सब पढ़ते हुए चले, सारा जो काम है वो अभी अच्छे से करते हुए चले, ताकि बाद में हमारा काम आसान हो जाए। क्योंकि ये बहुत नॉर्मल केस है कि जब आपके पेपर नजदीक आने वाले होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इस क्लास का भी बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो या तो सितंबर में दोनों ग्रुप के लिए शिफ्ट कर जाएगा या मई में सिर्फ एक सिंगल ग्रुप देगा। तो आप शुरू तो जर्नी यही सोचकर करते हो कि मेरा वो अटेम्प्ट और मैं दोनों ग्रुप दूंगा, और पॉसिबल भी है, पर जब वो जर्नी आगे बढ़ने लग जाती है तो फिर आपको डर लगने लगता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तब फिर आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ भागते हो। आपका माइंड आपको कहेगा अरे काम करता हूं सितंबर में बहुत ग्रुप दे देता हूं, या फिर एक काम करता हूं मई में सिंगल ग्रुप देता हूं। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, और वो तभी होगा अगर आप पूरी प्लानिंग शुरू से फॉलो नहीं करोगे, कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं लगाओगे, उस चीज का ध्यान रखना। हाँ जी, अपने पर भरोसा रखना पड़ेगा कि मैंने अभी तक जो करा, मैं अपनी प्रिपरेशन में ऑनेस्ट था। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में ऑनेस्ट नहीं थे, फिर आपको कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा। तो अगर आप क्लासेस अच्छे से कर रहे हो, सारा होमवर्क कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो प्रॉपरली, टेस्ट वगैरह भी कर पा रहे हो, एक का टेस्ट छोड़ के समझ में आता है, पर आपने मेजरली टेस्ट सॉल्व किए, तो जो जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने पूरी करी है, तो खुद को बस बोलते चलना पड़ेगा जब मैंने सब सही किया है तो सब सही हो जाएगा, और वो हो भी जाएगा। पर अगर आप अभी प्रिपरेशन सही नहीं करोगे ना, तब आप डबल डाउट में रहोगे, यार अब रिवीजन भी करना है, तब भी अच्छे से नहीं पढ़ा था, अब कैसे होगा, और नहीं हो पाएगा। और ये कोचिंग का टाइम बेटा बहुत क्रूशियल टाइम होता है, बिकॉज बाद में आपको ना मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने का उतना मौका नहीं मिल पाता, फिर आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, तो कृपया उस ट्रैप में ना फंसना। सर मई में सिलेबस चेंज होगा, क्यों चेंज होगा? कुछ भी, ये बिना बात की चीज छोड़ दो, वो सारी हेडेक हमारी है ना, तुम अपना पढ़ते रहो बस, हम टीचर्स हैं, हम उस चीज को ट्रैक रखेंगे, कुछ चेंज होगा तो हम आपको बताएंगे, तो ये सारी नॉइस अभी भूल जाओ। एक सेकंड, सर टेस्ट देते हैं अच्छा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो क्या करें? तो ना मंदिर जाओ फिर और क्या करो बेटा, और नेक्स्ट टाइम और बेटर तैयारी करके और बेटर तरीके से टेस्ट लिखोगे, यही कर सकते हो ना। तो इस चीज का और कोई सोल्यूशन तो है ही नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट। सर मैं एक ग्रुप जनवरी में देने वाला हूँ, सपोजिटली मेरी प्रिपरेशन अक्टूबर एंड तक हो जाएगी, शुड आई आल्सो गो? हाँ बेटा शिवांश, आपके पास समय होगा, आरटीपी एमटीपी आप सब कर लोगे। सर मिनिमम कितनी रिवीजन जरूरी होती है? सुरेंद्र अगर आप 3 रिवीजन कर लेते हो दैट्स परफेक्ट, तो 3 रिवीजन जनरली परफेक्ट बोली जाती है, तो 3 रिवीजन अगर आप पेपर से पहले कर जाते हो तो एक डिसेंट ग्रिप आपकी बन जाएगी। चलो जी, और कोई डाउट यहाँ पर, वरना फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, 3 रिवीजन ही है तो 2 जाएगी, उसमें क्या है, 2 के बेसिस पर। बेटा जब देखो, प्रिपरेशन के दौरान आप हमेशा सबसे पेसिमिस्टिक होकर के अपनी तैयारी करना, मतलब जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो आपको बहुत पेसिमिस्टिक होना चाहिए। पेसिमिस्टिक क्यों? आपको यही सोचना है कि मेरे पास जो एंड में पेपर आएगा वो सबसे टफ पेपर आएगा, वो सीए के इतिहास का सबसे टफ पेपर होने वाला है, सबसे टफेस्ट रिजल्ट मेरी ही अटेम्प्ट में आएगा, ये सोचते हुए आपको तैयारी करनी है कि मैं अपनी तैयारी अच्छे से करूं और मैं वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहूं। फिर अगर वर्स्ट आ गया तो यू वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और आसान आ गया तो बहुत बढ़िया है। तो तैयारी हमेशा वैसे करना, पर जब पेपर का समय नजदीक आ जाए कि जब सब पेपर आने वाले हैं, 1-2 हफ्ते में मेरे एग्जाम है, उस समय सुपर कॉन्फिडेंट हो जाना कि यार अब मेरे से बेटर कोई नहीं है, मैंने जितनी जान लगानी थी लगा चुका हूं, और अब मैं पेपर कर कर आऊंगा चाहे जैसा मर्जी हो। तो पेपर लिखने मेरे को जरूर जाना है, और बहुत जबरदस्त पेपर में करूंगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर बहुत सुपर कॉन्फिडेंट होकर अपने पेपर लिख करके आइएगा। और सुना, और कोई डाउट वगैरह हो, वरना फिर चलते हैं आगे। सर 10 दिन का बैकलॉग खत्म करने में मेरी जान जा रही है और बैकलॉग नहीं, टेस्ट अभी भी लिखना, कोई नहीं सुनना, और धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो जर्नी में अप एंड डाउन चलेंगे, उनको बैलेंस करना। अब जैसे आपके पास बेटा नेक्स्ट वीक टेक्स्ट का ब्रेक आ रहा है, तो आपके पास जो भी बैकलॉग है, गैप है, आप उसमें कवर कर लेना, तो ये तो बीच बीच में आपको मोमेंट्स मिलेंगे, उनको ग्रैब करके उसमें कवर करना आपकी जिम्मेवारी है। तो बड़ा कोर्स एक ही सेक्रीफाइस आपसे मांगेगा, सेक्रीफाइस है वो कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी है, क्योंकि कंसिस्टेंटली बेटा आप अगले 9-10 महीने एक लाइफ लूप पर जीने वाले हो। कौन सा लूप होगा? सुबह उठे, एक क्लास करी, दूसरी क्लास करी, तीसरी क्लास करी, होमवर्क किया, रिवीजन करी, टेस्ट दिया, अगले दिन उठे, एक क्लास करी, दूसरी क्लास करी, तीसरी क्लास करी, होमवर्क किया, रिवीजन दिया, अगले दिन उठे, एक क्लास करी, दूसरी क्लास करी, तीसरी। तो बड़ा ये लूप पर चलने वाली है अगले 9-10 महीने तक, तो ये तो तुम्हारी लाइफ होने वाली है। और जब ये लूप पर चलेगी, आप बार बार सेल्फ डाउट में जाओगे, यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जीवन जी रहा हूँ, क्या जिंदगी खराब हो गई, मेरे दोस्त यार घूमने जा रहे हैं, मैं क्लासेस में उलझा रहता हूँ, ये डाउट्स आएंगे आपको। पर ये सारे सेक्रीफाइसेस वर्थ इट होंगे अगर आप ये सैक्रिफाइसेस करते हुए लास्ट में अपने पेपर अच्छे से निकाल जाते हो, दिस विल बी वर्थ इट, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। तो अगर आप अच्छा रिजल्ट लाते हो, सी अच्छे से कर जाते हो, तो जिंदगी में आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, वो पूरी गारंटी है। तो इसलिए अभी वो सेल्फ डाउट को ओवरकम करते हुए उसको मेहनत करते हुए चलना। सर एक सेक्शन ही लर्न करने में 1 घंटा लग जाता है, फिर तो बेटा गड़बड़ है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बेटा एक सेक्शन कम से कम मैं ही क्लास में ज्यादा नहीं तो 5-6 बार तो मैं ही रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर मेरे साथ साथ रिवीजन करो, मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपको लॉ याद करने में दिक्कत आ रही है।
दिक्कत तब आएगी जब आप सुबह इतने लेट आ रहे हो कि आप डेली बेसिस की क्यूमुलेटिव रिवीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, पर मैं भी टोकता नहीं हूँ कि आप 15-20 मिनट के बाद आते हो। अब जितने बच्चे 15-20 मिनट के बाद आ रहे हैं, बट जितनी रिवीजन हम डेली कर रहे हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया कभी, तो आपके लिए वो रिवीजन कभी हुई नहीं। तो जब रिवीजन कभी हुई नहीं तो बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए आपने वो क्यूमुलेटिव रिवीजन के पार्ट नहीं बने, तो बाद में वो एफर्ट आपको खुद से लगाने पड़ेंगे। तो थ्योरी सब्जेक्ट में ये होता है कि आप जितनी बार बोलोगे, जितनी बार सुनोगे, उतनी बार याद हो जाएगा। वरना मेरे लिए तो बड़ा आसान है, बेटा एक बार पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, बात खत्म। उसके बाद मैं कह दूंगा यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो कुछ देखना है देख लेना, मेरा भी समय बचेगा, बैच भी जल्दी खत्म होगा और तुम भी फ्री हो जाओगे। पर मेरे को पता है दैट्स नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट को जितनी बार बोलेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा याद होता है। इसलिए मेरी कोशिश तो ये रहती है कि आपको मल्टीपल रिविजन कराऊं, पर पार्टिसिपेट साथ साथ आपको करना पड़ेगा। सर एमसीक्यूज अच्छे से हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव में डर लगता है। बेटा डर इसीलिए लग रहा है बिकॉज आप डिस्क्रिप्टिव लिख नहीं रहे। डर उसी चीज से तो लगेगा जिसको नहीं कर रहे, और जब तक नहीं करोगे वो डर खत्म ही नहीं होगा, डर लगता ही रहेगा। तो लिखने से अगर डर है तो लिखना पड़ेगा। चलो और कुछ, और कोई सवाल? आज बड़े खतरनाक डाउट पूछ रहे बच्चे। सर अकाउंट्स का बैच खत्म हुआ था मेरा जून में। अच्छा ओके, अब ऐसा लग रहा है सब भूल गई हूँ। हाँ कीर्ति लगेगा, मैं कह रहा हूँ दैट्स वेरी नॉर्मल, पर अगर आपने तरीके से पढ़ा होगा तो जब रिवीजन करोगे सब याद आ जाएगा। कार्तिक इतने मैच्योर अब आप हो, ये कॉल आप लेना, रिवीजन कैसे करनी है, कॉम्पैक्ट से, मेन बुक से, कहाँ से, इतना तो अब आप एनालाइज करिएगा।